हेलो, मैं महेश कोहली थिंक्स एंड क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रथम वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे कि किस तरह से पुर्तगाली भारत में आए थे, किस तरह से कुतुबनुमा नामक सूचक जो यंत्र है उसका आविष्कार हुआ, वास्को डी गामा आया, और फिर जो 13 जहाज़ों को लेकर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया। उसके बाद फिर यहाँ वायसराय बनाए गए, पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बने, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क हुए, जिन नीनो डी कुन्हा हम लोग देखे थे, और फिर हम लोग गार्सिया द नारोहना को भी देख लिए थे। ठीक है, और हम लोग यहाँ तक जान चुके थे कि 1559 तक 1560 तक लगभग 50 से भी ज़्यादा दुर्ग और 100 से भी ज़्यादा पुर्तगाली जहाजी बेड़े हो चुके थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पुर्तगालियों का पतन हो गया। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, 50 प्लस दुर्ग और 100 प्लस जहाजी बेड़ा होने के बावजूद भी पुर्तगाली अपने साम्राज्य की लंबे समय तक रक्षा नहीं कर सके। ठीक है, क्यों नहीं कर सके इसका कारण अभी हम लोग देखेंगे। 1580 में स्पेन जो पुर्तगाल जो था स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। ठीक है, अब पहले जो था अब ये स्वतंत्र रूप में कार्य करता था पुर्तगाल, और अब क्या हो गया कि स्पेन के साथ जब वो सम्मिलित हो गया 1580 में, तब अपनी स्वतंत्रता को खो बैठा। और स्वतंत्रता खो बैठा इसका मतलब निर्भरता बढ़ गया, अब स्वतंत्र नहीं है वो। तो क्या हो गया कि इससे कि वो कमजोर होने लगा था। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता खो दिया और फिर हार का सिलसिला उसका शुरू हो गया। ठीक है, ऊपर से और ये जो पुर्तगाली जो वायसराय होते थे उनको अपनी राजा के नियंत्रण पर उसको रखा जाता था। ठीक है, जो पुर्तगाली राजा होते थे उसके नियंत्रण पर वो कार्य करते थे। तो ये भी एक इसका कारण था। ठीक है, हम लोग उसको भी देखेंगे अभी पतन के कारण में। देखिए, 1596 में डच भारत आ चुके थे। अब इनके कॉम्पिटिटर में अब डच भी आ, पहले तो अरबों के साथ लड़ाई करना पड़ता था, अब डचों के साथ इनको लड़ाई करना है। 1599 में अंग्रेज आ चुके हैं भारत में, अब अंग्रेजों के साथ भी इनको लड़ना है। 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त करके सूरत में पहली कोठी बनाई। ठीक है, सबसे पहला लड़ाई किसके साथ होता है पुर्तगालियों का? तो अंग्रेजों के साथ सबसे पहला इसका लड़ाई होता है। ठीक है, और इसे वैसे ये सूरत में जो कोठी का कार्य है 1508 से ही शुरू कर दिया था, जहांगीर से परमिशन लेकर अंग्रेजों ने। ठीक है, उसको 1612 तक में बनाया गया, लेकिन वहां पर जितने भी पुर्तगाली और भी फैक्ट्री थे, ठीक है, तो उन लोगों के साथ लड़ाई होती थी अंग्रेजों की। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त करके सूरत में इस तरह से अपनी कोठी बना ली 1612 तक। ठीक है, फिर 1622 में क्या हुआ, अंग्रेज और फारसी ने पुर्तगालियों को परास्त कर होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, होर्मुज बंदरगाह 1622 में किसने अधिकार कर लिया? तो अंग्रेजों ने 1622 में होर्मुज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, होर्मुज बंदरगाह भी किसके अधीन था? तो ये भी पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, तो इस पर भी अधिकार हो गया। 1632 में जो शाहजहां का सिपहसालार कौन था? तो कासिम खां था। ठीक है, 1680 ईस्वी में शाहजहां का 1680 ने सॉरी 32 में 1632 में शाहजहां का सिपहसालार कासिम खान ने क्या किया? हुगली को इनसे छीन लिया। हुगली पर भी इनका अधिकार था। ठीक है, पुर्तगालियों का। अब हुगली भी इनसे छीना गया। हुगली को भी किस लिए छीन लिया अब शाहजहां ने? अब हुगली ये डकैतों का अड्डा बन चुका था तब तक। पुर्तगाली क्या करते थे कि जो भी जहाज आता था उसको लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे सब लोगों को। तो इस तरह से लूटपाट कत्लेआम मचा के रख दिए थे हुगली में। तो इसी कारण से शाहजहां ने क्या किया कि अपने सिपहसालार कासिम खां को भेजा और बोला कि सबको मार मार कर भगाओ। और कासिम खां ने क्या किया कि सबको मार मार कर भगा दिया, और इस तरह से हुगली भी क्या हुआ? पुर्तगालियों के हाथों से चला गया। 1639 में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन को भी छीन लिया। अब मराठों के साथ भी इनका झगड़ा था, तो मराठों ने सालसेट और बेसिन छीन लिया। फिर 1641 में डचों ने मलक्का जो बंदरगाह था इनका उसको भी छीन लिया। 1658 में श्रीलंका, जिसको कि सिलोन कहा जाता था पहले, उसको भी डचों ने छीन लिया। तो इस तरह से बहुत सारी जो जगह थी धीरे धीरे करके सब छिना गई। 1663 में देखिए मालाबार के सभी दुर्गों को पुर्तगालियों के हाथों से चले गए। तो इस तरह जो एकदम खतरनाक हार हो रहा है इनका, एकदम मतलब कि जो 50 प्लस दुर्ग 100 प्लस जहाजी बेड़ा जो इनके थे, धीरे धीरे क्या होगा, सब के सब ठप पड़ गए एकदम, मतलब पूरा ये बर्बाद हो गए। ठीक है, तो अब ये सोचने लगे कि करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। तो इनके दिमाग में एक आइडिया सोचा। क्या आइडिया आया? आइडिया ये आया कि क्यों ना अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के सम्राट से कर दिया जाए। तो इन लोगों ने वही क्या, 1661 में क्या किया इन लोगों ने कि जो उस वक्त के तत्कालीन जो ब्रिटेन के राजा थे
वो थे चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह करवा दिया किससे, तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो के साथ विवाह करवा दिया, और करवाया तो करवाया और मुंबई को उठाकर दहेज में दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय मुंबई का क्या करेगा, तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया उठा के, ठीक है। तो मतलब उठा के नहीं, मतलब दे दिया, ठीक है। और कितना, तो 10 लाख पाउंड में दिया था, ईयरली पाउंड 10 लाख में दिया था। उसके विषय में हम लोग डिटेल में जब अंग्रेजों के विषय में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पुर्तगालियों के पतन के जो कारण है उसको देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली वायसराय पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण। पहले ही शुरू में बोले कि पुर्तगाली राजा का क्या था, पुर्तगाली वायसराय पर बहुत अधिक नियंत्रण था, जिस कारण से वो खुलकर काम नहीं कर पाते थे। एक एक डिसीजन के लिए उसको पुर्तगाली राजा से परमिशन लेना पड़ता था, तो जिस कारण से क्या हुआ कि वो एक पतन का कारण बना। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, इनकी व्यापार प्रणालियां भी सही नहीं थी, ठीक है, जिस कारण की ये भी क्या हुआ कि कारण बना इसके पतन का। और देखिए, धार्मिक और वैवाहिक नीति, इनकी जो धार्मिक और वैवाहिक नीति थी कि स्वदेशवासियों को प्रेरित किया गया था कि यहाँ आकर बसो और यहाँ की महिलाओं से विवाह करो, तो ये नीति भी कुछ कारण बनी इनके पतन का। अन्य व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, और अन्य जो व्यापारिक यूरोपीय कंपनियां, डच थे आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, और अरबों के साथ तो झगड़ा चल ही रहा था, तो ये सब के साथ प्रतिस्पर्धा था, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, ठीक है। अब हम लोग शुरू में ही पढ़े कि स्पेन का क्या हुआ था, विलय हुआ था पुर्तगाल का, एक दूसरे के साथ ये लोग मिल गए थे, तो अपनी स्वतंत्रता खो बैठे और इनकी निर्भरता ज़्यादा बढ़ गई स्पेन पर। तो इसका ये भी एक कारण रहा कि ये इनका पतन होने चला था। गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार की अपनी नीति का हिस्सा बनाना, ठीक है। ये देखिए, ये दोषपूर्ण नीति थी इसकी कि ये गुप्त रूप से व्यापार क्या करते थे, ठीक है। और डकैती और लूटमार, बताया ना कि हुगली को ही लोग डकैती और लूटमारी का अड्डा बना लिए थे, इसीलिए 1632 में शाहजहां ने क्या किया कि कासिम खां को भेजकर हुगली से सब पुर्तगालियों को मार भगाया और हुगली को अपने अधिकार में ले लिया। फिर भ्रष्ट प्रशासन इनका जो था पूरा भ्रष्ट था, घुसखोरी बहुत चलता था, ठीक है। और मतलब पूरी तरह से जो पुर्तगाली जो वायसराय थे और बाकी जो कर्मचारी थे भ्रष्ट हो चुके थे, ये भी एक कारण था। फिर चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई देना। अब चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई देना पड़ गया। एक तो ऐसे ही वो लोग हार रहे थे, ऐसे ही तो सब कुछ जा रहा था, उसमें भी बम्बई को दहेज में देना पड़ा। कैथरीन मेयो का जब विवाह करवाते हैं तब देना पड़ा उनको। तो ये सब भी क्या है कि हार का सब कारण था ये सब, ठीक है। अब आइए, अब देख लेते हैं पुर्तगालियों की कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। देखिए, जब पुर्तगाली हार चुके, मतलब हार रहे थे, तब उन लोगों ने तो एक काम किया कि कैथरीन मेयो का विवाह कराया, और दूसरा काम और क्या किया कि पुर्तगालियों का कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये एक व्यवस्था चलाया, ठीक है। कार्टज क्या होता है, कार्टज का मतलब परमिट होता है, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं, एक मिनट। पुर्तगालियों को हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रण करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत का कार्टज पद्धति को प्रारंभ किया गया, ठीक है। मतलब कि अब हिंद महासागर में होने वाला व्यापार को ये लोग सोच रहे थे कि अपने नियंत्रण में ले ले, और इसीलिए कार्टज पद्धति को अपनाया। मतलब कि जो हिंद महासागर है, इसके यहाँ का जितना व्यापार हो रहा है इधर का, ठीक है, अब यहाँ से कोई अगर यूरोपीय कंपनी को भारत के साथ व्यापार करना है तो क्या करना होगा, पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा। पुर्तगाली परमिशन देंगे तब वो व्यापार करेंगे, और या फिर इधर से भी आदमी लोग आएगा, उसको भी भारत से बाहर जाके व्यापार करना होगा, उसको भी क्या करना होगा, पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा, तभी वो लोग व्यापार कर पाएंगे। तो कार्टज से मतलब क्या था, परमिट से होता था, और सभी को परमिट लेना अनिवार्य कर दिया था। और बाध्य करने के लिए आर्मेडा की शक्ति थी कि यदि आप परमिट नहीं लोगे और बिना परमिट का व्यापार करोगे तो आपको हमसे लड़ाई करना होगा। जबरदस्ती उसको बाध्य किया जाता था कि नहीं, आपको परमिट लेना होगा, आपको कर देना होगा, ठीक है। तो उसकी कार्टज लिया जाता था, ठीक है। कार्टज क्या होता था, एक प्रकार का परमिट होता था, कर होता था, ठीक है। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। मतलब हिंद महासागर में अब व्यापार करना है तो क्या चाहिए कि उनको भारतीयों से, पुर्तगालियों से
कार्टेज लेना ही पड़ेगा। यदि कार्टेज नहीं लेंगे, परमिट नहीं लेंगे, कर नहीं देंगे तो वो व्यापार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हिंद महासागर में इनकी शक्ति भी अधिक थी। तो इसी कारण से क्या होता था कि यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले व्यापार करने के लिए, मतलब पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह जो अकबर थे उनको भी कार्टेज लेना पड़ता था। अब मुगल बादशाह अकबर को अगर कार्टेज लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर में क्या थी, इनकी शक्ति उस वक्त भी बहुत अधिक थी। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, देखिए, भारत और अरबी जहाजों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। भारतीय और अरबी जहाजों को न वो कोई भी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकता था बाहर जाके, ठीक है। तो ये कौन कर देंगे, तो केवल पुर्तगाली के अधिकार में था ये सब, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाजी बेड़े को 2 कार्य थे। पुर्तगाली जो जहाजी बेड़ा था, अब लोग पैसे ले रहे हैं, कार्टेज ले रहे हैं, परमिट ले रहे हैं। अब अगर वो लोग पैसे ले रहे हैं तो कुछ तो काम करना होगा ना। तो क्या काम करते थे, तो जहाजों को समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, ये काम था, ठीक है। जो पुर्तगाली जहाजी बेड़ा होता था उसका क्या काम था कि जहाजों को समुद्री डाकुओं से रक्षा करे और यह सुनिश्चित करना कि उनमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यवसाय तो नहीं कर रहा है। तो ये सब देखना किसका काम था, तो पुर्तगाली जहाजी बेड़ा जो था ये सब काम क्या करता था, ठीक है। अब आइए पुर्तगालियों का भारत में कुछ प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है, कि पुर्तगाली आए। इस तरह से हम लोग पतन देख लिए कि किस तरह से पतन हुआ। अब पुर्तगालियों का प्रभाव को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देश के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली ही थे, जिन्होंने भारत और एशिया के संसाधनों का दोहन किया, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सबको नोट तो कर लीजिए, ठीक है। वैसे पीडीएफ का लिंक दे देंगे, उसमें से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ये, ठीक है। सबसे पहले देश के संसाधनों का दोहन करने वाली शक्ति कौन सी व्यापारिक शक्ति, तो पुर्तगाली ही थे, जिन्होंने भारत और एशिया के संसाधनों का दोहन किया। भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत और जापान के साथ सबसे पहला व्यापार किसने किया था, तो पुर्तगालियों के समय में ही हुआ था, पुर्तगालियों ने किया था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को भी समाविष्ट किया, ठीक है। उनकी गतिविधियों का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। इन्होंने सबसे ज़्यादा हानि किसको पहुंचाया, मुसलमानों को पहुंचाया, क्योंकि अरबों के साथ इनका युद्ध होता था। तो और यहाँ के जो हिंदू शासक थे उनके साथ ये क्या करते थे, मित्रता कर लेते थे, जैसे जमोरिन के साथ किए थे, ठीक है। फिर कन्नूर और कोचीन के शासकों के साथ भी मित्रता किए थे। लेकिन जो अरब व्यापारी हुआ करते थे ये इसके शुरुआती कॉम्पिटिटर थे। तो इसी कारण से इनका सबसे ज़्यादा लड़ाई किसके साथ होता था, अरबों के साथ होता था। डच तो बाद में आए, पहले तो डच अंग्रेज का बाद में लड़ाई हुआ, पहले तो अरबों के साथ ही लड़ाई हुआ। तो इस कारण से जो सबसे ज़्यादा शिकार इन लोगों ने किसको बनाया, तो मुसलमानों को ही बनाया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अरबों और तुर्कों से संघर्ष किया, ठीक है। सबसे पहले अरबों और तुर्कों से लड़ा। अभी तुरंत हम लोग बोले, देखिए, पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए हैं, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए, पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए। 1540 ईस्वी में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से धर्म परिवर्तन का कार्य तेजी से बढ़ गया, ठीक है। प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइट कब आए थे गोवा में, तो 1540 में आए थे, ठीक है। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। अब देखिए, जितने मंदिर थे 1540 में क्या किया, पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। अब ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कर दी कि जो लोग भी ईसाई धर्म का विरोध करेंगे उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई लोग इस तरह से बनाए गए। 1573 ईस्वी में बारदे के सभी मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। पहले गोवा को 1540 में नष्ट किया गया, और गोवा में मंदिर को 1573 में बारदे के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 84 से 87 ईस्वी में 67 के भी सभी मंदिर तोड़ दिए गए। तो इस तरह से इन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए मंदिर बहुत तोड़ा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है।
मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, अमरूद, मक्का, पपीता, बादाम, लीची, संतरा, अनानास और काजू भारत में आए। ठीक है, तो कौन लेके आया? तो पुर्तगाली ही लेके आए इसको। ठीक है, तो ये सब पुर्तगालियों के कारण यहाँ आए। ठीक है, तंबाकू, मूंगफली, आलू, अमरूद, मक्का, पपीता, बादाम, लीची, संतरा और क्या है संतरा, अनानास और काजू। ठीक है, ये सब चीज आए। ठीक है, आलू जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ठीक है, इसको भी थोड़ा जान के रखेंगे। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। जैसे कि मक्का जो है कहाँ का फसल है? तो मक्का मेक्सिको का फसल है। ठीक है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। ये सब छोटा छोटा बातें सबको थोड़ा जानकर भी रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया था। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की? तो पुर्तगालियों ने की। जहाज निर्माण का भी कार्य किसने किया, शुरुआत किया? क्योंकि वो लोग जहाजी बेड़ा लेकर आए हुए थे। ठीक है, तो जहाज निर्माण का कार्य भी उन लोगों ने ही शुरू किया 1556 में। भारत में गौथिक स्थापत्य कला, ठीक है, कौन सी स्थापत्य कला को ये लेकर आए? तो गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी किसने की? तो पुर्तगालियों ने की। ठीक है, औषधि वनस्पति से संबंधित जो पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? 1563 में गोवा में इसका प्रकाशन भी हुआ, पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, औषधि वनस्पति से संबंधित जो पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में गोवा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 1542 से लेकर 45 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना। ठीक है, इसका नाम क्या था? 42 से 45 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना। प्रसिद्ध जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर इसके साथ भारत आया था। प्रसिद्ध जेसुइट का नाम क्या था? फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है, ये इसके साथ भारत में आया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत में आया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ ये भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। पुर्तगालियों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों, प्रमुख जो यूरोपीय कंपनियां हैं, कुछ उसकी स्थापना वर्ष भी साथ ही साथ देखते चलते हैं। देखिए, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसकी स्थापना 1498 में होती है। ठीक है, 1498 में कब? जो वास्को डी गामा आता है ना, तब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इस कंपनी का क्या नाम रहता है? तो इस्तादो द इंडिया। ठीक है, और जो मतलब पुर्तगालियों का जो समुद्री साम्राज्य था, जो कि हिंद महासागर के चारों ओर बनाया था, उसका भी नाम क्या था? तो इस्तादो द इंडिया था नाम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1600 ईस्वी में इसका स्थापना किया जाता है। और इस कंपनी का नाम क्या था? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये जो था अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना कब होती है? स्थापना वर्ष तो 1602 में स्थापना होता है। और इसका नाम क्या था? देखिए, वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल। ठीक है, और फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? एक सरकारी कंपनी थी। और बाकी जितनी भी कंपनियां आई थी वो उसमें से कोई भी सरकारी कंपनी नहीं थी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में करेंगे। ठीक है, और आपको अगले वीडियो हो सकता है अभी स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाए नेक्स्ट बार में। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।